Hi guys. So as you are aware that the UPSC CAPF 2025 official notification is out, and there are many significant changes in this year's recruitment process. यूपीएससी ने ये चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन भी की है अपनी नोटिफिकेशन में कि उन्होंने जो एग्जामिनेशन की स्कीम है उसको चेंज किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं. तो वो क्या चेंजेस हैं, विल डिस्कस दैट. एंड दी OTR प्रोफाइल हैज़ ऑल्सो बीन चेंज्ड, क्योंकि पहले जो प्रोसेस होता था वो ये होता था कि आप रिटन क्लियर करने के बाद डैफ भरते थे, अब वो पहले भरवा रहे हैं. एंड यू ऑल नो दैट डैफ जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है आपके इंटरव्यू का. तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ से ये समझें कि यूपीएससी पहले जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उनको आपको बहुत ही प्रिसाइजली भरना है और सोच समझ के भरना है. तो जितने भी चेंजेस हैं वो मैं बता दूंगा. 2 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं, एक तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अलग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, एंड एक अलग से नोटिस भी डाला है यूपीएससी ने जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस मेंशन किए हैं. और यूपीएससी को ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी. फॉर एग्जांपल 2021 में कोर्ट केस हुआ, 2023 में ओबीसी कैंडिडेट्स का कोर्ट केस हुआ. तो लिटिगेशन में चीज़ें फंसती हैं, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस लंबा हो जाता है. तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यूपीएससी ने पहले ही एक नोटिस डाल दिया है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि फॉर्म्स रिजेक्ट क्यों होते हैं. उन्होंने बता दिया है कि फॉर्म किस तरह से बनवाने हैं, कौन कौन सी अंडरटेकिंग्स लगेंगी, कौन कौन सी डिक्लेरेशंस लगेंगी, फॉर्म किस तरह से भरना है, अलग से उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है. तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, वरना अब जो इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है वो ये की है कि यदि ये नहीं हुआ तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा. अगर आपने ABC को इस तरीके से नहीं किया तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा. तो इस बार यूपीएससी थोड़ी स्ट्रिक्ट है. हो सकता है बाद में चांस ना दे, हो सकता है बाद में ऐसा ना बोले कि आप एफिडेविट दे दो, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए बाद में. तो उन्होंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली लिटिगेशन में यही होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ पूछता है कि क्या आपने पहले बताया था. तो यूपीएससी खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनके पास आपको पता ही है कि क्वासी जुडिशियल पावर्स भी हैं. तो उन्होंने पहले बता दिया है अब, तो अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो पहले गलतियां करते थे और बाद में फिर सॉरी बोलते थे. सो आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो नाउ. आपकी डेट ऑफ स्टार्टिंग जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो वो कल ही स्टार्ट हो गई थी, दैट इज़ 5 मार्च को. एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 25 मार्च तक की है. 2025 शाम को 6 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे. इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. रीज़न इज़ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भरनी है, इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं. अब आप जब फॉर्म भरोगे तो ये सोच के नहीं भरोगे कि आप रिटर्न में अपीयर होगे. अब आप ये सोच के फॉर्म भरोगे कि आप इंटरव्यू में अपीयर होगे साथ साथ, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे फिर चीज़ें चेंज करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा. प्लस फोर्स प्रेफरेंसेस जो आपको भरनी है वो भी OAF में भरवा रहे हैं, दैट इज़ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वेयर एज फोर्स प्रेफरेंसेस वो रिटर्न क्लियर होने के बाद भरवाते थे. दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर सिग्निफिकेंट चेंज इन टू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस साल के में. अब क्या होता है कि जब आप रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले होते हो, जब आप रिटन का फॉर्म भरते थे पहले, तब आपके पास जो आपका विजडम होता था, आपकी जो समझ होती थी वो कुछ और होती थी, आपकी सीरियसनेस कुछ और होती थी. बट देन जब आपका रिटन क्लियर हो जाता था तो आपकी समझ कुछ और होती थी. तो आप एक बेटर पोजीशन में होते थे पहले डैफ भरने के एज़ कम्पेयर टू दिस टाइम. अब आपको पहले ही डैफ भरना है अपना, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इंटरव्यू में जब अपीयर होगे तो अभी से ये सोच के चलना है कि इंटरव्यू वाली चीज़ें आप अभी ध्यान से भरो. तो एक 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 करके भी हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं. बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. 20, 22, 23 तारीख तक आराम से इस फॉर्म को भरना, पढ़ना, समझना, धीरे से अपना प्रॉपर टाइम लेके चीज़ों को अपलोड करना. इन्होंने साफ बता दिया है दैट द कमीशन हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ न्यू प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CAPF एग्जाम 2025. मैंने बता दिया आपको. आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करनी पड़ेंगी एंड दिस इज़ द टाइम फ्रेम विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन्होंने एक नई चीज़ की है जो कि पिछले सालों में ऐसा नहीं था. मैंने पिछले 2-3 साल की नोटिफिकेशंस को एनालाइज किया एंड आई हैव केम आउट टू द फैक्ट कि पहले वो 2-3 नंबर देते थे जो कि जनरल नंबर्स होते थे, बट अब इन्होंने CAPF एग्ज़ाम के लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव हेल्पलाइन स्टार्ट कर दी है जिसका नंबर आपको दिख रहा होगा, ये है. यहाँ पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो कि आपका कुछ गुम हो गया है या आपको किस तरह से भरना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है. वैसे वीडियो ढंग से देखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. ये 10 to 5:30 वर्किंग होगा ऑन ऑल वर्किंग डेज. बाकी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसे नंबर्स को लेके काफ़ी ख़राब रहा है. आप
टाइम एंड अगेन कोशिश करते हो, 10-20 बार मिलाते हो, कई बार वो उठाते नहीं है, कई बार लाइन बिजी जाती है, तो वीडियो ढंग से देख लेना, वरना आपको भी फ़ोन करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि बोला है कि आप नोटिस देख लेना, ये नोटिस अलग से डिस्कस कर दूंगा, ये नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको OTR पे रजिस्ट्रेशन करना है। अब इन्होंने OTR मॉड्यूल को चेंज कर दिया है। जिन लोगों ने CSE 2025 का फॉर्म भरा था उनको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि अब वो OTR में बेसिक चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, अब वो सब कुछ ही मांग रहे हैं। इनकम भी मांग रहे हैं, वो आपसे हॉबीज़, एक्स्ट्रा को करिकुलर सब कुछ भरवाएंगे, एड्रेस भी भरवाएंगे, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है, आपने अभी तक एम्प्लॉयमेंट की है तो उसकी भी डिटेल्स भरवाएंगे। तो OTR अभी चेंज हो चुका है। उसके बाद अब अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। एज के बारे में मैं बता दूंगा आपको, मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है, मैं जब नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कौन सी एज वाले इसमें एलिजिबल हैं, तो ये सब चीज़ें देख लेना। फ़ोटो ID कार्ड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें वो मांगते हैं। इन चीज़ों को आप दिखा के फ़ोटो ID प्रूफ दिखा सकते हो। फ़ोटो ID प्रूफ आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी दिखाना पड़ेगा, जब आप फिजिकल मेडिकल के लिए जाओगे तब भी, और इंटरव्यू हर स्टेज पे आपको दिखाना पड़ेगा। एंड फीस के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको अपनी सेंटर की चॉइस अच्छे से भरनी है, क्योंकि एक बार भर दिया तो भर दिया, उसके बाद चेंज नहीं होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ UPSC ने इस साल एनालाइज करके अलग से आपको बताया है कि UPSC आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों करता है। तो इन्होंने आपको बताया है कि ये 7 मेजर कारण हैं जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन से रिजेक्ट होती हैं, पिछले कई सालों में हुई होंगी, तो बाद में फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इन चीज़ों को ध्यान से एक बार समझ लो। यदि आपने फ़ोटो बैड क्वालिटी की लगाई है, सिग्नेचर बैड क्वालिटी के लगाए हैं, या फिर फ़ोटो और साइन अलग अलग लगा दिए, मतलब कि फ़ोटो की जगह साइन अपलोड कर दिया और साइन की जगह फ़ोटो, या फिर दोनों जगह सिर्फ फ़ोटो कर दी या दोनों जगह सिर्फ साइन अपलोड कर दिए, या फिर आपने फॉर्म तो भरा लेकिन उसको फाइनली सबमिट नहीं किया, या फिर फ़ी पेमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम थी। अब इसमें एक और चीज़ आती है, देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी फ़ीस उनको लगता है कि भरी जा चुकी है, बट UPSC के पास ऐसी कोई एक्नॉलेजमेंट बैंक की तरफ से नहीं गई है, तो उन सभी केसेस को वो फिक्टिशियस पेमेंट केसेस में डाल देते हैं। यहाँ पे उन्होंने अलग से डेफिनेशन भी बताई है। जो आपके फिक्टिशियस पेमेंट केसेस होंगे, वो जो लास्ट डेट होगी ना आपकी एग्ज़ाम भरने की, दैट इज़ द 25 मार्च, उसके अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर UPSC आपको मेल भी करेगा अगर आपका फिक्टिशियस केस में है तो, और अपनी वेबसाइट पे भी डालता है कि फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिनकी फ़ीस में प्रॉब्लम है। तो अगर आपने भरी होगी तो उन 2 वीक्स में थोड़े अटेंटिव रहना, वो लिस्ट चेक कर लेना। अगर आपको मेल आई तो चेक कर लेना। अगर आपको मेल आता है कि आप फिक्टिशियस केसेस में हैं तो अपना प्रूफ ऑफ फीस दे देना उनको। फॉर एग्जांपल आपने UPI कुछ पेमेंट किया है तो UPI का स्क्रीनशॉट या UPI की ID होती है, जो आपकी उसका जो ट्रांजैक्शन ID होती है, वो सारी उनको प्रोवाइड करा देना मेल में। और वो प्रोवाइड भी कैसे करानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। UPSC ने बताया है कि जब आप हमसे कोई भी चीज़ पे कम्युनिकेशन करोगे तो आपको 4-5 चीज़ें हमको बतानी होंगी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेल करके बता रहे हो कि मैंने फ़ीस भरी थी, तो वो मैं अभी आने वाले टाइम में डिस्कस करूँगा। तो फ़ीस का ध्यान रखना, अपनी भर देना, कोशिश करना कैश मोड पे फ़ीस मत भरना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। सभी के पास UPI है आजकल, तो अपना UPSC फॉर्म भर लेना और उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपना जो OAF भरोगे, दैट इज़ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट ले लेना। वो प्रिंट आउट लेके मेल कर लेना भाई। कभी आप अपने डिवाइस पे लोकली स्टोर करो, कल को आपका डिवाइस ख़राब हो जाए और आपका प्रिंट आउट भी चला जाए, तो इसको मेल कर लेना या ड्राइव पे अपलोड कर देना, ताकि बाद में आपको ये रिट्रीव करने में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये रखना पड़ेगा, बिकॉज डैफ तो भी भर रहे हो, तो OAF क्या है, आपका डैफ के बराबर ही हो गया ना। OAF और आपका जो OTR है, ये दोनों मिला के आपका डैफ बन गया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने क्या भरा था। नेक्स्ट थिंग इज़ कि देखो एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो आपका स्टार्टिंग में प्योरली प्रोविजनल होता है। जब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स UPSC बिल्डिंग में इंटरव्यू के टाइम पे जाके उनको वेरीफाई नहीं करवाओगे, 2 बार DV होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट ड्यूरिंग योर PST, सेकेंड ड्यूरिंग योर पर्सनैलिटी टेस्ट। यदि दोनों टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक आपका कैंडिडेचर प्रोविजनल में ही रखा जाएगा। तो अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत हिसाब से भरना, सोच समझ के भरना, क्योंकि ये सारे बाद में दिखाने भी पड़ेंगे। लोगों को बाद में दिक्कत आती है, फिर उनका वो प्रोविजनल लिस्ट में नाम डाल देंगे, ज्वाइनिंग लेट होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ
एंड मेरा नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है, बट मुझे पता है जिनका था उनको कितनी प्रॉब्लम हुई थी। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ट्रेनिंग के साथ चल सकती है, लेकिन अगर आपका नाम प्रोविजनल में चला गया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने अपना नाम ना हटवा लिया और प्रोविजनल जो लिस्ट आती है। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ खास तौर पे ध्यान रखना, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमीशन ने आपको मान लिया है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक वो मानेंगे नहीं। ऑनलाइन प्रोसेस 6 बजे तक है, मैंने बता दिया है। इन द इंटरेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड सिक्योर लॉजिस्टिक्स, हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि यदि किसी सेंटर पे काफ़ी कम नंबर ऑफ बच्चे आ रहे हैं, या उन्होंने कुछ, मान लो एक सेंटर है ए जिसके ऊपर सिर्फ 20 बच्चों ने अपना फॉर्म भरा है, तो हो सकता है कि वो इस ए सेंटर को कैंसिल करके इसके नियरेस्ट जो भी सेंटर होगा उसमें आपका नाम डाल देंगे, क्योंकि यूपीएससी को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और ये फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। और यार इस चीज़ में तो वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, तो इसकी तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट थिंग इज़ द सेंटर एंड द डेट्स ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन जो हैं वो चेंज हो सकती हैं एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन। देखो ये चीज़ यूपीएससी हमेशा अपनी नोटिफिकेशन में लिखता है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। सिर्फ कोविड के केस में हुआ था, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको पता ही लॉकडाउन लग गया था, तो उसके बाद से तो ऐसा हुआ नहीं है। ये बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में होता है, ऐसा जनरल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता है। फॉर्म भर दिया तो भर दिया, उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ इन्होंने बताया है कि जो आपके ई एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले वाले फ्राइडे को, फ्राइडे इन ए सेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला है लास्ट वर्किंग डे, तो मोस्टली फ्राइडे ही होता है। फ्राइडे को छुट्टी हुई तो थर्सडे को आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 25 जुलाई 2025 को आपको आपके एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। उसमें जो इश्यूज़ आएंगे वो तब डिस्कस कर लेंगे बाद में। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपको अपनी फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। फ़ोटोग्राफ की भी उन्होंने गाइडलाइंस चेंज कर दी हैं, जो कि आपको पता होगा कि 3/4 एरिया में आपकी शक्ल होनी चाहिए, आपका जो नाम है और डेट ऑफ फोटोग्राफ जिस दिन आपने ली है वो लिखा होना चाहिए, वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC ST OBC, तो उन्होंने नीचे एनेक्चर में दिए हुए हैं, आप उसी हिसाब से अपने सर्टिफिकेट्स बनवाना। बाद में प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो कैंसिल कर देंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि उन्हीं लोगों से ही फॉर्म, मतलब उन्हीं के सर्टिफिकेट्स माने जाएंगे जिन्होंने एक अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन कराया होगा। तहसीलदार से नीचे कराओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में। अ कैंडिडेट हु क्लेम्स टू, अगर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट लेना है फॉर एग्जांपल EWS के अंडर, तो आपको अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगा, मैंने यहाँ पे नीचे बुक मार्क किया हुआ है उसको, एंड कौन सा सर्टिफिकेट है मैं आपको बता दूंगा। आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ यूपीएससी ने की है जो कि बहुत ही अच्छी है, एंड EWS कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बढ़िया है ये चीज़। देखो पहले क्या होता था कि जो नोटिफिकेशन आती थी ना वो अप्रैल के मंथ में आती थी, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो पिछली नोटिफिकेशन आई थी 2024 में वो 24 अप्रैल को आई थी। उससे पिछले साल 26 अप्रैल को आई थी। तो पहले क्या होता था कि वो अप्रैल उसी साल का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट मांगते थे, मतलब जो अभी जस्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यार इन बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम आई होगी, सोचो 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है और इनको उसके बाद का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना है, EWS सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर ये चक्कर काटते थे गवर्नमेंट ऑफिस में और प्रॉब्लम्स आती थी। तो अब यूपीएससी ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया इनको। यूपीएससी ने मार्च में इशू कर दिया है आपका नोटिफिकेशन, एंड यूपीएससी ने बताया कि जो पिछला साल था आपका, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, दैट मीन्स अप्रैल 2023 वाला जो था आपका, अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 वाला, वहाँ से लेके और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग के बीच का सर्टिफिकेट दे दो तो आपका काम चल जाएगा। दैट मीन्स इन्होंने बताया है आपको साफ कि आप 1 अप्रैल 2024 से लेके 25 मार्च 2025 के बीच का EWS या OBC सर्टिफिकेट दे दो तो आपका काम चल जाएगा। तो ये बिग रिलीफ है OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए कि उनको पूरा 1 साल मिल गया है अब सर्टिफिकेट बनाने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ इनके जो भी एनेक्चर्स या अंडरटेकिंग होगी वो आने वाले टाइम में मैं डिस्कस कर दूंगा। एंड अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं एंड अगर आप
मतलब उसका जो सर्टिफिकेट माना जाएगा वो बेस्ड ऑन द फैक्ट होगा कि आपके फादर कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते थे। फॉर एग्जांपल यदि कोई कैंडिडेट है उसके फादर पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब का सर्टिफिकेट माना जाएगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में भी माइग्रेट कर गए हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब छोड़ के आप हिमाचल में आ गए हैं, उस केस में भी आपके फादर पंजाब से बिलोंग करते थे तो पंजाब का ही सर्टिफिकेट माना जाएगा। आप हिमाचल का बनवा के दिखाओगे तो प्रॉब्लम आएगी बाद में। तो इन्होंने अलग से बताया है आपको माइग्रेशन क्लॉज के बारे में। उसके बाद में उन्होंने बताया कि कम्युनिटी स्टेटस हम चेंज नहीं करेंगे, एक बार भर दिया तो भर दिया। देखो, कम्युनिटी से अनरिजर्व्ड जाना पॉसिबल है अगर आपने मेरिट में आए हो, आपने कोई भी रिलैक्सेशन इस्तेमाल नहीं करी है, बट इसका वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल। रूल 21 क्या है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डैफ के वीडियो में, कि यदि कोई कैटेगरी है जिसको अभी रिसेंटली लिस्ट में डाला गया है तो उन लोगों के लिए है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। ये मैं डैफ में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनको ऑलरेडी पता ही होता है, क्योंकि जिस भी फोर्स में वो काम करते हैं उनको ये सब चीज़ें पता होती है, तो उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनको अभी एक परफॉर्मा दिया इन्होंने अपेंडिक्स 3 में, वो भर के इनको देना है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनके लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब भी आप कमीशन के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करोगे, फॉर एग्जांपल आप बता रहे हो कि आपका OAF गुम हो गया है, या फिर आपका पासवर्ड गुम हो गया है, या आपका ईमेल आईडी नहीं चल रहा, या आपका फ़ोन गुम हो गया है, उस केसेस में जो भी कम्युनिकेशंस होंगी यूपीएससी के साथ, उसके अंदर आपको ये 4-5 चीज़ें मेंशन करनी हैं, वरना वो आपकी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। आपका एग्जामिनेशन का नेम यूपीएससी CAPF 2025, आपका खुद का नाम, आपकी OTR ID, आपका रोल नंबर अगर अवेलेबल है तो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें आपको अपनी मेल में लिखनी है ताकि उनको भी पता लग जाए ना, डेटा रिट्रीव करने में उनके लिए भी आसानी हो। आप ये सब चीज़ें नहीं लिखोगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेंगे। उसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आप एड्रेस चेंज करते हो, दिस इज़ द पॉइंट रिगार्डिंग दी चेंज ऑफ एड्रेस, तो आप कमीशन को बता देना कि आपने एड्रेस चेंज किया है एट दी अर्लीस्ट, क्योंकि बाद में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे होगी। अब सोचो आपने एड्रेस चेंज कर लिया और पुलिस वेरिफिकेशन पिछले एड्रेस पे हो रही है तो होगी नहीं, फिर आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर आप क्लियर करते हो तो आपका लेटर भी आपके उस पे एड्रेस पे आएगा, तो लेटर तो चलो मेल पे भी आ जाएगा, बट देन पुलिस वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एड्रेस चेंज हो तो बता देना, मेल करना है और मेल कैसे करना है यहाँ पे बता दिया है। ये सब चीज़ें लिख के बता देना कि मैंने एड्रेस चेंज किया है, दैट्स इट। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, वो सब आप क्लियर कर रहे होगे तो वो आपको मानेंगे, उससे पहले वो प्रोविजनली रखेंगे। ये सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या क्या आपको अपलोड करना है और साथ में संभाल के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो मिस्टेक करते हैं, बाद में डाउट पूछते हैं कि इसकी जगह ये डाल दिया, ये वाला ऐसे डाल दिया। तो अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए सिर्फ 10th की मार्कशीट चलेगी या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा। तो वो अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि जो CGPA वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत बड़ी मार्कशीट आती है, तो उन्होंने बताया है साथ में कि आपको सिर्फ वही वाला पेज अपलोड करना है जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। इनको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मतलब है, आपके नंबर से मतलब नहीं है। सेकेंड थिंग इज़, आपको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए, वो आपको अपलोड करनी है। जो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं वो, उनको भी के लिए रुकना है। वो फाइनल ईयर की मार्कशीट भी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। रिटन का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा आपके PhD से पहले, उस तक वो आपको शायद लास्ट डेट बोली गई है। मैं नोटिफिकेशन में इन्होंने इस बारे में मेंशन किया है, वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आपको रिजल्ट आने के बाद शायद 15 दिन मिलेंगे, उसके अंदर अंदर आपको अपना फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट या फाइनल ईयर की मार्कशीट देनी होगी, वरना फिर कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी अगर आप SC ST या OBC से हो तो आपको सर्टिफिकेट लगाना है। प्लस जो OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं, OBC EWS कैंडिडेट्स को एक अंडरटेकिंग भी देनी है दोनों को, और जो अंडरटेकिंग होगी वो आपके OBC सर्टिफिकेट के साथ ही लगेगी, एक सिंगल फाइल के अंदर अपलोड होगी। फॉर एग्जांपल आपका OBC सर्टिफिकेट प्लस
आपकी अंडरटेकिंग, ये दोनों का एक सिंगल पीडीएफ बनेगा और अपलोड होगा जहाँ भी अपलोड करना होगा। तो एक ही सिंगल फाइल अपलोड करना और ये संभाल के रखना, क्योंकि बाद में ये अंडरटेकिंग चाहिए होती है जब आप क्लियर करोगे एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुँचोगे, तो वहाँ पे ये मांगेंगे आपसे, फिजिकली आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए ये। यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है कि ओबीसी के लिए जो दी हुई है अपेंडिक्स 1 के अंदर, पैरा B1 के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो कौन सी वाली है, आपको आइडिया लग जाएगा। सो दिस इज़ दी अंडरटेकिंग जो ओबीसी कैंडिडेट्स को देनी है। देखो ये अंडरटेकिंग आप भरोगे और अपने ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ सिंगल फाइल के अंदर लगा दोगे, ठीक है। सो कमिंग बैक टू टॉपिक नाउ। एंड ओके, माइग्रेशन के बारे में बात हो चुकी है, आपको ये सब मैंने बता दिया था। आपको अंडरटेकिंग यहाँ पे हम थे, ओके। ये सब चीज़ें आपको देनी है, प्लस जो गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी एक अंडरटेकिंग है, वो भी दिखा दूंगा आपको बाद में। एज कंसेशन अगर आप ले रहे हो तो वो सर्टिफिकेट, वो सब आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हो तो 5 साल मिलेगा, SC ST 5 साल मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल मिलेगा, वो आपको पता है। तो अपने वो सर्टिफिकेट्स लगा देना और एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज आपका फोटो आईडी कार्ड, मोस्टली आधार कार्ड ही लगाते हैं, इसमें तो कोई डाउट मोस्टली रहता नहीं है। ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ OAF जो है आपको हमेशा अपने साथ रखनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। और इन्होंने साफ बताया है कि ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के टाइम, जो लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू होगा उससे पहले पहले वेरीफाई करा लेनी है, उसके बाद ये टाइम नहीं देंगे। इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करा लेनी है ऑफ इंटरव्यू और विद इन द लास्ट डे ऑफ द इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू वाले दिन या फिर लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू वाले दिन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर इज लाइबल टू बी कैंसल्ड, वरना वो कैंसिल कर देंगे आपका कैंडिडेचर। देखो, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इन नो केस द लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सटेंडेड। हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे बाद में। देखो, OAF के अंदर आपको अभी पहले ही अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरनी है। जो आपका फोर्स प्रेफरेंस है, मैंने इसकी ऑलरेडी बात की थी। जनरली क्या होता था कि रिटर्न क्लियर होने के बाद आप फोर्स प्रेफरेंस भरते थे, बट अभी ये पहले भरवा रहे हैं। तो पहले अपना टाइम ले लो, समझ लो कि फोर्स प्रेफरेंसेस कैसे भरनी है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यार फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं भाई, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको फर्स्ट मिलती है, मोस्टली सेकंड थर्ड फोर्थ मिलती है। फिर आप बाद में सोचोगे कि नहीं, ए को ऊपर रखना था, बी को नीचे रखना था। अभी सोच लो, टाइम ले लो, जो समझना है, जिससे बात करनी है कर लो। फर्स्ट प्रेफरेंसेस ध्यान से भरना, बाद में चेंज नहीं होगी। इन्होंने अलग से भी बताया, देखो नोट डाल के, कि एक बार ढंग से भर लेना, बाद में आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेंगे। फिर इन्होंने बताया है कि आपको एज के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। कोई और डॉक्यूमेंट लाइक होरोस्कोप या फिर एफिडेविट या फिर बर्थ एक्सट्रैक्ट्स या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड्स हम नहीं मानेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास की मार्कशीट मानेंगे। इन्होंने अलग से बता दिया है, तो बाद में ये एक्सक्यूज़ या डाउट मत पूछना कि मैंने ये भर दिया तो मैं क्या करूं। नेक्स्ट इज़ कि ये उन लोगों के लिए है कि यदि आपने आपकी 10th क्लास में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है या फिर आपका सिर्फ एज लिखी है वहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी मार्कशीट पे 10th क्लास की मार्कशीट पे नहीं लिखी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जहाँ से भी आपने 10th क्लास की थी वहाँ के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से एक स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अपने पास रख के अपलोड भी कर देना, स्कैंड कॉपी, और अपने पास भी रख लेना, जिस सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, जो कि रिकॉर्ड की गई होगी एडमिशन रजिस्टर में। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल जब छोटे थे तब गए होगे, तो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन रजिस्टर में लिखवाया होगा ना कि कब पैदा हुआ था, तो वो सेम चीज़ है। तो अपने प्रिंसिपल हेडमास्टर से बनवा लेना सर्टिफिकेट और दे देना। वैसे बहुत रेयर होता है, बट मैंने बता दिया है। इन्होंने बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि यदि आपने जो प्रूफ ढंग से नहीं दिया तो फिर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और 10th क्लास की मार्कशीट लगाना, उसके अलावा कोई चीज़ें मत लगाना। एंड date of birth recorded in the matriculation, secondary examination or equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the commission and no subsequent request for its change will be considered or granted। देखो, इन्होंने साफ बता दिया है। ये चीज़ें देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं ये क्लास 10th वाली।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाद में लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर मैंने ये कर दिया, मेरा रोल नंबर गलत डल गया, मैंने ये डेट गलत डाल दी, कि लिखी कुछ हुई है डाल कुछ दी। तो ये चीज़ें ढंग से करना यार, बाद में इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ अगर आपने OAF भरा विदाउट स्कैंड कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स या फिर एक आधा छोड़ दिया तो फिर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। जब भी आप इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपीयर होंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लेके जाने पड़ेंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं अभी फ़िलहाल, परमानेंट या टेम्परेरी पोजीशन पे कैसे भी हों, उनको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिख के देना पड़ेगा कि मैं ABC एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके लिए इन्होंने अलग से एक अंडरटेकिंग भी दी है कि आपने लिख के दे दिया है कि आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया और बाद में आपके HOD ने UPSC को बोल दिया कि इसने मुझे नहीं बताया था या मैं इसको परमिशन नहीं दे रहा, तो आपका कैंडिडेचर वहीं कैंसिल हो जाएगा, भले ही आपने रिटर्न क्लियर कर लिया हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये इंटरव्यू के टाइम पे मांगते हैं, तो जो नौकरी पे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला SC/ST का सर्टिफिकेट है, इसका ध्यान रख लेना कि ये इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो आपको OBC सर्टिफिकेट है उसका भी इन्होंने अलग से आपको पूरा डिटेल में ब्लूप्रिंट दे दिया है कि ऐसा ही होना चाहिए। बाद में प्रॉब्लम आती है तो ध्यान रखना। और यार OBC कैंडिडेट्स का तो 2023 में केस भी हुआ था, तो आप ध्यान रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसी फॉर्मेट में हो। सो आई थिंक मैंने मोर और लेस सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। EWS सर्टिफिकेट को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये देख लेना और ये आपको लगाना पड़ेगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अपने EWS सर्टिफिकेट के साथ, दोनों को अटैच करके सिंगल फाइल में लगाना। सो दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें थी जो इन्होंने चेंज की हैं और अलग से बताई हैं। एंड नेक्स्ट आई विल डिस्कस दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद यू गाइज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कुछ चेंजेस हैं जो वर्थ डिस्कसिंग हैं। सो आई विल सी यू सून एंड प्लीज़ बी वेरी वेरी अटेंटिव वाइल फिलिंग योर फॉर्म। एक बार मौका मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, बाद में पछताओगे। अभी यही सोच के भरना कि आप इंटरव्यू के लिए फॉर्म भर रहे हो। सो बी अटेंटिव एंड ऑल द बेस्ट।